हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएसई नाउ करंट अफेयर सीरीज। आज हम 9 जनवरी के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। ओनली रेलेवेंट एंड हाईली रेलेवेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज एंड नथिंग एल्स, नो नॉनसेंस सीरीज। दिस इज आवर प्रोफाइल। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। डूम्सडे ग्लेशियर, यू मस्ट हैव हर्ड इट इन न्यूज। डाउन टू अर्थ से कवर्ड है। इस तरह की चीजें बहुत कम ही लोग कवर कर रहे हैं। ओके, सो द डूम्सडे ग्लेशियर इज लोकेटेड इन ईस्ट अंटार्कटिका एंड ड्रेन्स आइस इनटू वेडल सी। आप लोग इसे मैप पे जरूर देखना, एटलस में जरूर देखना। देन इट फंक्शंस एज अ मेजर आउटलेट ग्लेशियर फॉर द वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट। कह रहे हैं इसके लिए आउटलेट ग्लेशियर है वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट के लिए। एंड थर्ड ऑप्शन इज द इट्स डीस्टेबलाइजेशन कुड ट्रिगर वाइडर कोलैप्स ऑफ नेबरिंग ग्लेशियर्स। कह रहे हैं कि जो आसपास के जो ग्लेशियर्स है ना, उनका कोलैप्स इसके कारण हो जाएगा। ठीक है, सो पॉज द वीडियो एंड मार्क द आंसर। सो द राइट आंसर फॉर दिस इज कि सेकंड और थर्ड जो है ये सही है कि ये वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट के लिए जो है एक आउटलेट है। और इसके इसका डिस्टेबलाइजेशन अगर हुआ तो वाइडर कोलैप्स होगा एंड दैट इज व्हाट डूम्सडे, कि डूम्सडे का एक तरह से इंटीग्रेट करेगा इसका जो डिसइंटीग्रेशन है, इसका जो डिस्ट्रक्शन है। और ये ईस्ट अंटार्कटिका में नहीं है, ये वेस्ट में है। यहाँ से सेकंड या थर्ड फर्स्ट में एक ही करेक्ट हो सकता था। ओके, सो द ए इज द राइट आंसर। So now coming to question number two, with reference to the National Intelligence Grid, NAT grid, consider the following statement. First, NAT grid functions as a centralized repository that permanently stores data collected from multiple databases. It enables, second option, it enables authorized agencies to query multiple dataset in real time through a secure middleware. Third, it was conceptualized after the 26/11 मुंबई टेररिस्ट अटैक टू ओवरकम इंटेलिजेंस सिलोज। तो पॉज करेंगे एंड मार्क करेंगे आप लोग आंसर। ठीक है, अब देखो, जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है वो कह रहा है कि नेटग्रिड एक सेंट्रलाइज रिपोजिटरी है जो परमानेंट स्टोर कर रहा है डेटा, और सेकंड जो है इसका बिल्कुल अपोजिट कह रहा है। सेकंड कह रहा है कि नेट ग्रिड जो है एक मिडिल लेयर है, वेयर है, जहां पर क्वेरी आती है एंड दे आर प्रोवाइडिंग रियल टाइम सॉल्यूशन, राइट, रियल टाइम क्वेरी का रिजल्ट दे रहे हैं। तो ये दोनों अपोजिट है। ठीक है, तो अब इसमें देखो वाई नेटगिट वाज क्रिएटेड, क्योंकि 26/11 में मुंबई टेररिस्ट अटैक में हमारे कंट्री में अलग अलग इंटेलिजेंस है, स्टेट की अलग है, और स्टेट में भी आप देखोगे पुलिस अलग है, उसके बाद सेंटर में देखोगे तो आपके कोस्ट गार्ड है, आपके आईबी है, रॉ है, अलग अलग है। तो जो वो इंटेलिजेंस इकट्ठा करते थे तो बहुत बार कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता था, तो इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं हो पाती थी, राइट। इस कारण से नेटगेट को क्रिएट किया गया। ये क्या है, ये एक डेटा वेयर हाउस नहीं है, एक टेक्नोलॉजी लेयर है। तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट एंड थर्ड इज करेक्ट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, 2 एंड 3। थर्ड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडिया पावर सेक्टर। पावर सेक्टर को लेकर क्वेश्चन है जो हमारा ट्रांजिशन है बेसिकली। सो पावर सेक्टर का ट्रांजिशन। सो नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज नाउ अकाउंट फॉर मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। कह रहे हैं नॉन फॉसिल फ्यूल मतलब रिन्यूएबल वाले जो है ना, वो इंडिया के हाफ ऑफ इंडिया इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को पहुंच चुका है, मतलब ज़्यादा हो गया है। एंड सेकंड ऑप्शन इज कोल कंटिन्यूज टू प्रोवाइड द मेजॉरिटी ऑफ इंडियाज बेस लोड इलेक्ट्रिसिटी डिस्पाइट हाई रिन्यूएबल कैपेसिटी। कह रहा है रिन्यूएबल कैपेसिटी तो बढ़ी है लेकिन स्टिल कोल जो है वो मेजोरिटी अभी भी प्रोवाइड कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है। थर्ड ऑप्शन, मिसिंग 175 गीगावाट रिन्यूएबल टारगेट इन 2022 ऑटोमेटिकली मेक्स द 500 गीगावाट टारगेट फॉर 2030 अनअचीवेबल। कि अगर 175 गीगावाट वाला टारगेट मिस कर गए 2022 में, तो 2030 वाला तो अनअचीवेबल ही है, 500 गीगावाट वाला। ओके, सो टेक 5 सेकंड्स, पॉज द वीडियो, रीड ऑप्शंस एंड मार्क द आंसर। ओके, सो द राइट आंसर फॉर दिस इज, अब यहाँ पे थोड़ा आप लॉजिक अगर लगाते, अगर कोई बच्चा क्लास 9th में फेल हुआ है, दैट डजंट मीन कि क्लास 10th में भी फेल होगा। अगर वो पढ़ ले, कंडीशन इंप्रूव हो जाए, चीजें बदल जाए। ओके, तो दिस वन विल इनकरेक्ट। 22 में फेल हुए डजंट मीन कि 30 में फेल हो जाएंगे, 8 साल का टाइम है, वी कैन कोर्स करेक्ट, वी कैन मेक सम चेंजेस। ओके, सो थर्ड वन इज इनकरेक्ट एंड द फर्स्ट वन, यहाँ पे आपको फोकस करना होगा। ये यूपीएससी में कैच इस तरह का बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ कैच है। जनरेशन, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हो गई है हमारी 50% से ज़्यादा रिन्यूएबल, लेकिन जनरेशन वाली चीज़ जो है, जनरेट अभी भी नहीं हो रहा है। अभी भी 50% इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है वो नॉन रिन्यूएबल का ही है, मतलब कोल वगैरह वाली चीज़ें, थर्मल वाली चीज़ें जो हैं। ओके, उनका कंट्रीब्यूशन रिन्यूएबल वाली चीज़ होगा ना, अभी भी 22 से 25% के आसपास है। ओके, सो इंस्टॉल्ड वाले में नहीं है उनका अभी, सॉरी इंस्टॉल्ड में है। एक्चुअल जनरेशन जो है उतना अभी नहीं पहुंचा है। सो फर्स्ट इनकरेक्ट, कोल अभी भी मेजोरिटी प्रोवाइड करता है। सो ये आपको होपफुली पता होगा। सो टू ओनली, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह का ऑप्शन फ्रेमिंग करेगा यूपीएससी।
So now coming to question number 4, with reference to the Directorate General of Mines Safety, consider the following statement. First, DGMS was established in the early years of 20th century, making it one of the India's oldest labor safety institutions. Second, occupational safety in mines is a subject under the concurrent list of Constitution. Third, DGMS is headquartered in Dhanbad, Jharkhand. तो पॉज करेंगे एंड मार्क करेंगे आप लोग आंसर। ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है कि ये अर्ली 20th सेंचुरी में स्टैब्लिश हुआ था। और आपको पता होना चाहिए कि इनिशियली जब ब्रिटिश एम्पायर थी तो हमारे कंट्री में जो कुछ इंडस्ट्रियल सेक्टर या कुछ माइनिंग सेक्टर स्टार्ट हुए थे, उसमें से एक कोल था। अगर आपने गैंग्स ऑफ वसेपुर मूवी देखी होगी या फिर थोड़ा भी सुना होगा तो आपको पता होगा कि सब जो आपका झारखंड है, धनबाद है, वो एरिया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है विथ रेस्पेक्ट टू कोल, राइट। इसीलिए हेडक्वार्टर धनबाद में, और ये इनिशियल ईयर्स में स्टार्ट हुआ था। सेकेंड ऑप्शन आप देखोगे वो ये कह रहा है कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी जो है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है, राइट। लेकिन ये सेंट्रल लिस्ट में है, ये कंकरेंट लिस्ट में नहीं है, सेंट्रल लिस्ट में। ये आपको ध्यान रखना है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, टू स्टेटमेंट ओनली। Then the fifth question for the day, with reference to the census of India, okay, census of India 2027, आप लोगों को कमेंट करके बताना है लास्ट सेंसस कब हुआ था, लास्ट सेंसस कौन से ईयर में हुआ था। The census of India is conducted under the authority of Census Act 1948 and Census Rules 1990, कि Census Act 1948 और Census Rules 1990 के अंदर होता है ये। सेकंड ऑप्शन इज द सेंसस ऑफ इंडिया 2027 will be 17th census conducted since independence, यानी इंडिपेंडेंस के बाद ये 17वां सेंसस होगा। थर्ड ऑप्शन इज द सेंसस एक्सरसाइज इज एडमिनिस्टर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स थ्रू द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया। अब इसमें आप लॉजिक लगाइए एंड मार्क योर आंसर। ओके, पॉज द वीडियो देन मार्क द आंसर। सो द राइट आंसर फॉर दिस इज कि आपका जो पहला और तीसरा स्टेटमेंट है ये तो करेक्ट है कि इन्हीं रूल के अंदर होता है और ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल करता है। सेकंड ऑप्शन अगर आपको नहीं भी पता होता, ठीक है, सेकंड ऑप्शन को आप मार्क कर सकते हैं, एटलीस्ट ये दोनों तो आप एलिमिनेट कर सकते थे अगर नहीं, कुछ नहीं पता होता तो। सेंसस हर 10 साल पे होता है। अगर 17 सेंसस हो गए इंडिपेंडेंस के बाद, दैट मीन्स इंडिपेंडेंस को 170 ईयर्स हो गए। इतना तो आपको पता होगा कि इंडिपेंडेंस को कितने साल हुए हैं। ओके, सो दिस वन बिकम्स इनकरेक्ट। ये टोटल अभी तक टोटल जो हुआ है ये हमारा 16 सेंसस होगा। ओके, 16वां, और इंडिपेंडेंस के बाद जो है 8वां होगा। ये आप लॉजिक से कर सकते थे सेकंड को, और इतने पे आप पहुंच सकते थे। ओके, सो द राइट आंसर विल बी ए 103। लास्ट क्वेश्चन में आप एक और चीज कमेंट में बताइएगा कि पहला कास्ट सेंसस इंडिया में कब हुआ था। सो व्हेन डिड फर्स्ट कास्ट सेंसस इन इंडिया हैपन, राइट, वो आप कमेंट में बताएंगे। Now, coming to question number 6, with reference to India's commercial production of biobitumen, consider the following statement. First, India is the first country to achieve commercial scale production of biobitumen for road construction. Second, biobitumen is manufactured using pyrolysis process that involve heating biomass in the absence of oxygen. Third, use of biobitumen completely eliminate the need for petroleum bitumen in road construction. तो पॉज करेंगे, मार्क करेंगे आप लोग आंसर। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि इट इज इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू अचीव कमर्शियल स्केल प्रोडक्शन ऑफ बायोबिटुमेन फॉर रोड कंस्ट्रक्शन। देखने में आपको लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इंडिया फर्स्ट है, लेकिन ये सही है, दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड क्या है कि बायोबिटुमेन इज मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग पायरोलिसिस प्रोसेस, ये भी सही है। थर्ड क्या है, यूज ऑफ बायोबिटुमेन कंप्लीटली एलिमिनेट। अब देखो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया इसने पेट्रोलियम बिटुमेन का यूज, तो वो गलत हो जाएगा। एंड करेक्ट आंसर क्या है आपका? टू स्टेटमेंट ओनली, बी। Then the seventh question for the day, with reference to Earth Observation Satellite EOS N1, अन्वेषा नाम है इसका, consider the following statements. So EOS N1 carries hyperspectral sensors capable of capturing data across hundreds of narrow spectral bands। कह रहे बहुत सारे होते हैं, hundreds of spectral bands के across ये जो है डेटा कैप्चर कर सकता है। ओके, then the second option is hyperspectral imaging enables better material and surface feature identification देन कन्वेंशनल मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग, कि जो कन्वेंशनल मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग है उससे बेटर कैप्चर कर सकता है सरफेस को, जो मटेरियल वगैरह को बेटर मॉनिटर कर सकता है। देन द थर्ड ऑप्शन इज हाइपर स्पेक्ट्रल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स आर वाइडली ऑपरेटेड बाय मोस्ट स्पेस फेयरिंग नेशंस। ओके,
सो पॉज द वीडियो एंड मार्क द आंसर। ये आपका साइंस से रिलेटेड है, इसरो से स्पेस मिशन वगैरह से रिलेटेड है, सो इंपॉर्टेंट है। तो द राइट आंसर फॉर दिस इज कि आपका जो पहला और दूसरा स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। ओके, ये मतलब हंड्रेड्स ऑफ जो स्पेक्ट्रम है उसके अक्रॉस ये डेटा मॉनिटर कर सकता है, और ऑब्वियसली पिछले वाले कन्वेंशन से बेटर है, ये एडवांस्ड है, उससे बेटर है। बेटर इसका कवरेज होगा, जब क्रॉप वगैरह को मॉनिटर करना हो, वेजिटेशन, पॉल्यूटेंट्स, ये सबको बेटर कवर करेगा। बट जो थर्ड वन है आपका, यहाँ पे आप थोड़ा लॉजिक लगा सकते थे, एक स्टेटमेंट तो आप एलिमिनेट कर सकते थे कि कह रहा है मोस्ट स्पेस, जो मेजोरिटी कह रहा है जो स्पेस वाले जो नेशंस हैं वो सब ये कवर करते हैं। ठीक है, तो ये गलत है, बहुत लिमिटेड, बहुत हाई स्किल वाली चीज है, बहुत हाई टेक्नोलॉजी वाली चीज है। तो ये बहुत फ्यू, वेरी लिमिटेड नेशंस के पास ये एबिलिटी है। ओके, सो टू आर द करेक्ट आंसर। Now, coming to question number 8, with reference to the India Bangladesh Ganga Water Sharing Treaty 1996, consider the following statement. First, that treaty permanently allocate Ganga waters between India and Bangladesh without any provision for renewal. Second, the treaty governs sharing of dry season flows at the Farakka barrage. Third, the treaty was signed for a fixed period of 30 years. तो पॉज करेंगे, मार्क करेंगे आप लोग। ठीक है, अब देखो यहाँ फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन देखो कितना ज्यादा अपोजिट है। फर्स्ट में कह रहा है कि परमानेंटली अलोकेट करता है, थर्ड में कह रहा है कि 30 ईयर के लिए अलोकेट करता है। राइट, तो अगर आप ऐसा देखोगे तो आपका जो डी ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखो फोकस ये करो कि हमारा जो इंडस वाटर ट्रीटी था, राइट, इंडस वाटर ट्रीटी, उसका बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था बाद में जाके कि ये क्यों परमानेंट है, क्योंकि उसमें परमानेंट इंडस वाटर कमीशन भी था, और ईस्ट वाली इंडस रिवर आपके और वेस्ट वाली इंडस रिवर को डिवाइड किया था। लेकिन इसके बाद जो हमने 1996 में किया, तो हमने क्या किया, 30 ईयर टाइम पीरियड के लिए किया। एंड इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा, और आपका करेक्ट आंसर क्या है, सेकंड एंड थर्ड। और ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में है, तीस्ता भी न्यूज में है। तो ये आप देखेंगे कि तीस्ता की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है। Okay, so this was the last question. On that note, thank you everyone. Please keep watching, like, share, and subscribe. Thank you.